राजेश अपने ऑफिस से थका हारा घर लौटा था। आते ही वो सोफे पर बैठ जाता है। यार आज तो बहुत सरदर्द हो रहा है। देखा सुनीता, आज तुम घर पर नहीं हो तो मेरी क्या हालत हो गई है। अब पता चला तुम मेरी जिंदगी में इतनी जरूरी क्यों हो। राजेश किचन में गया और अपने लिए कॉफी बनाई और बाहर हॉल में आया। टीवी ऑन करके वो कॉफी पीते पीते न्यूज देखने लगा। तभी राजेश के मोबाइल पर कॉल आता है। कमला चाची का कॉल। लगता है सुनीता ठीक से गांव पहुंच गई है। नमस्कार चाची जी, कैसी हैं आप? सुनीता ठीक से गांव पहुंच गई ना? बेटा, सुनीता तो आ गई है पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनीता कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। अजीब मतलब? क्या हुआ है सुनीता को? चाची जी ने कॉल पर राजेश को सारी बात बताई। राजेश सारी बात सुनकर दंग रह गया। उसने अगली सुबह गांव की बस पकड़ी और गांव के लिए निकल पड़ा। राजेश और सुनीता पति पत्नी थे। राजेश जिस ऑफिस में काम करता था, सुनीता भी वहीं काम करती थी। काम के बहाने उन दोनों में पहचान बढ़ी और दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर बिना वक्त गंवाए राजेश ने सुनीता को शादी के लिए प्रपोज किया और सुनीता ने भी हाँ कर दी। सुनीता एक अनाथ लड़की थी। सुनीता जब 2 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से सुनीता को उसकी चाची ने संभाला था। बड़ी होने के बाद सुनीता ने जॉब करने की सोची, इसलिए वो मुंबई आ गई थी। कमला चाची ही सुनीता की सब कुछ थी। राजेश, बहुत दिन हो गए मैं चाची से नहीं मिली। सोच रही हूँ कुछ दिन गांव जाकर आऊं। मुझे भी अच्छा लगेगा और चाची को भी। या फिर हम दोनों चलते हैं? मुझे अच्छा लगता, लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगली बार हम दोनों साथ में जरूर आएंगे। अभी तुम चाची से मिलकर आ जाओ। राजेश ने शाम की बस में सुनीता को बिठा दिया। बस अपने सफर पर निकल पड़ी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी से उतरे और गाड़ी के पहिए को बदलने की कोशिश करने लगे। खिड़की के पास बैठी सुनीता रात के अंधेरे में चमकते हुए जुगनू को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हो रही हो। सुनीता गाड़ी से उतरी और उन झाड़ियों के पास जाने लगी। थोड़ी देर बाद सुनीता वापस बस की ओर लौटी, लेकिन उसका हुलिया और बर्ताव बदल चुका था। उसकी साड़ी बिखरी हुई थी, बाल भी बिखरे हुए थे, शरीर पर कुछ जगह घाव भी थे। ऐसी हालत में वो बस में बैठी। बहन जी, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले ही तो आप ठीक ठाक थी। सुनीता ने कंडक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और शांत रही। कुछ देर के बाद सुनीता का गांव आ गया। वो गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ चली गई। घर पर कमला चाची सुनीता की राह देख रही थी। अरे, आ गई तुम सुनीता। कैसी हो? बड़े दिनों के बाद चाची की याद आई। और ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो। सुनीता के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकला। सुनीता की ऐसी हालत देखकर कमला चाची भी चौंक गई। सुनीता बिना कुछ कहे घर के अंदर गई और अपने कमरे में चली गई। कमला चाची को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद सफर में थक गई होगी, इसीलिए शायद वो बात नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद कमला चाची सुनीता के लिए जब खाने की थाली लेकर उसके कमरे में गईं। सुनीता बेटा, दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अंदर से सुनीता मर्दानी और डरावनी आवाज में, मुझे खाना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। सुनीता की आवाज सुनकर कमला चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे। वो इतना तो समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। वो जल्दी से नीचे चली गई और राजेश को कॉल किया। अगले दिन शाम को राजेश भी गांव पहुंच गया था। वो चाची के साथ सुनीता के कमरे के पास गया और सुनीता को आवाज देने लगा। सुनीता, सुनीता, दरवाजा खोलो, देखो मैं आया हूं। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और दरवाजा टूट गया। अंदर का भयानक नजारा देखकर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। सुनीता अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी थी। उसके बदन पर साड़ी भी नहीं थी। उसके शरीर पर कई घाव थे। शरीर सूख सा गया था।
और उसकी आवाज भी मर्दानी हो गई थी। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। जाओ। ये क्या हो गया है सुनीता तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? सुनीता ने राजेश और कमला चाची की ओर गुस्से से देखा और राजेश को हवा में उछाल कर कमरे से बाहर फेंक दिया। कमला चाची दौड़ती हुई राजेश के पास आई। तभी सुनीता के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ चाची, लेकिन सुनीता को हुआ क्या है? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे तो जब सुनीता घर आई थी तभी शक हुआ था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लगता है जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। राजेश बेटा, मुझे लगता है सुनीता पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? राजेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब मैं क्या करूं चाची जी? कमला चाची ने राजेश को एक सुझाव दिया। कमला चाची ने कहा कि गांव की पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है। अगर वो उस तांत्रिक से मदद मांगे तो शायद तांत्रिक उसकी कोई मदद कर पाए। राजेश बिना वक्त गंवाए पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार उसे वो तांत्रिक मिल गया। राजेश तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन था। बाबा, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ लड़के, क्या समस्या है? राजेश ने सारी बात तांत्रिक बाबा को बताई। तांत्रिक बाबा उसके साथ चाची के घर गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल से पानी हाथ में लिया और दरवाजे पर फेंका। दरवाजा अपने आप खुल गया। साथ ही अंदर से सुनीता की जोर से चीखने की आवाज भी आई। तांत्रिक बाबा, चाची और राजेश अंदर गए। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी सुनीता को। तुम्हारी नहीं, अब ये मेरी सुनीता है। सुनीता ने अपनी शक्ति से राजेश को हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। वो जैसे ही तांत्रिक बाबा की तरफ मुड़ी, तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल का पानी सुनीता के ऊपर फेंका, जिससे सुनीता की शक्तियां कम होने लगी और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक बाबा उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्हें अतीत में घटी सारी घटनाएं दिखने लगी और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। राजेश, सुनीता जब गांव आ रही थी तो बीच में गाड़ी खराब हो गई थी। सुनीता गाड़ी से उतरी और जंगल की ओर गई। उसी समय उसे खबिस ने अपने वश में कर लिया था। खबिस? ये खबिस क्या होता है? तांत्रिक बाबा ने बताया कि खबिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खबिस लोगों की इच्छा पूरी करते हैं और उसके बदले में वो जो मांगते हैं वो देना पड़ता है, और कुछ खबिस अपनी इच्छा से अपना शिकार ढूंढते हैं और उनके वक्त और जगह पर अगर कोई उन्हें मिल जाए तो वो उसे पकड़कर अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं, और ऐसे खबिस को कोई काबू नहीं कर सकता या उन्हें मार नहीं सकता। उन्हें केवल मुक्त किया जा सकता है। तो इस खबिस को मुक्त कर दीजिए ना बाबा, और मेरी सुनीता को बचा लीजिए। अब यह संभव नहीं है राजेश। लेकिन क्यों? ये खबिस सुनीता के साथ पहले ही संबंध बना चुका है और सुनीता का शरीर पूरी तरह से उसके कब्जे में है। अगर मैंने खबिस को मारने की कोशिश की तो सुनीता भी मर जाएगी। ये सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, मैं अपनी सुनीता को खोना नहीं चाहता। देखो राजेश, इस खबिस को मारने का यही एक तरीका है। अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो आज नहीं तो कल इस खबिस का सुनीता से मन भर जाएगा और तब ये इसे मार डालेगा और अपना नया शिकार ढूंढेगा। सुनीता ऐसे तड़प तड़प कर मरे, इससे तो अच्छा ये है कि उसे अभी खबिस के साथ मार दिया जाए। कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी राजेश को अपने दिल पर पत्थर रखकर तांत्रिक बाबा की बात माननी पड़ी। तभी तांत्रिक बाबा के मंत्र की शक्तियां कम होने लगी। खबिस ने सुनीता के शरीर को हवा में उठाया और तांत्रिक बाबा पर हमला किया। तांत्रिक बाबा ने उसे फिर से अपने मंत्र जाल में पकड़ा और एक राख के घेरे में बांध दिया और उसके चारों ओर पवित्र जल छिड़कते हुए मंत्रोच्चारण करने लगे।
कुछ ही पल में सुनीता के चारों ओर आग लग गई और उस आग में खबिस के साथ साथ सुनीता भी जलने लगी। राजेश जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। खबिस को भले ही उसकी इच्छा के विरुद्ध मुक्त किया गया हो, लेकिन वो अपनी हवस से कभी मुक्त नहीं होता।